नमस्कार। आज का अपना बिंदु ध्वनि है। आज की कक्षा में हम ध्वनि की परिभाषा, उसके प्रकार आदि के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। पढ़ते हैं ध्वनि। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, सामान्य रूप से उस श्रवणग्राह्य आवाज को ध्वनि कहते हैं जो संघर्ष, घर्षण, रगड़न, टकराहट आदि से पैदा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रवणग्राह्य हुआ आवाज ध्वनि कहलाती है जो संघर्ष के द्वारा, टकराहट के द्वारा, घर्षण के द्वारा पैदा होती है। श्रवणग्राह्य किसे कहते हैं? जो कानों से सुन करके, श्रवण का मतलब कान होते हैं, और कानों से सुन करके जिस ध्वनि को हम ग्रहण करते हैं, जिस आवाज को ग्रहण करते हैं, वो आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। लिपि और ध्वनि में अंतर, जैसे अ आ क ख च छ मुख से उच्चारित जो ध्वनि जिस सांकेतिक चिन्ह के द्वारा लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो ध्वनि तो मुख से उच्चारित होती है जो स्वतंत्र होती है, और लिपि है उस ध्वनि का क्या होता है? सांकेतिक रूप होता है। ध्वनि के प्रकार जो हैं वह दो माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ध्वनि के प्रकार हैं। हम हिंदी वर्णमाला में जब हिंदी पढ़ते हैं और उनमें वर्ण पढ़ते हैं तो वर्णों में उनको दो भागों में विभाजित करते हैं हम वर्णों को, स्वर और व्यंजन के रूप में। उसी प्रकार ध्वनि है वो भी है स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित की गई है। स्वतंत्र स्वर होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। स्वरों को स्वतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो अन्य किसी ध्वनि का सहयोग नहीं लिया जाता। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनि को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वरों को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, भाषा विज्ञान में भी इसी रूप में लिखा जाता है। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अ। इस रूप में हम स्वरों को लिखते हैं। और स्वरों में जो मात्रिक विधान है वो इस प्रकार है। आ की मात्रा को हम इस रूप में लिखते हैं। ह्रस्व ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ में प्रयुक्त होती है तो इस प्रकार, दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार, उ की मात्रा इस प्रकार, और दीर्घ उ की मात्रा इस रूप में व्यक्त होती है। री की मात्रा को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं, और ए और ऐ की मात्रा को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। ओ की मात्रा को इस रूप में व्यक्त करते हैं, और औ की मात्रा को इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। और खड़ी पाई जो है उसके ऊपर जब हम अनुस्वार को व्यक्त करते हैं ऊपर लगाते हैं, और विसर्ग है वह स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम व्यंजन लिखते हैं क, च, ट, तो इन व्यंजनों में जो ए स्वर है वो इस पाई के रूप में या इस डंडे के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जब इसमें स्वर निकालते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं? अहंत कर देते हैं। तो यहाँ जो ए के लिए किसी भी पाई की व्यवस्था नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि व्यंजनों का विधान जब करते हैं तो उनके साथ में ए अपने आप ही प्रयुक्त होते हैं, और व्यंजनों को स्वर विहीन करते तो उसके साथ में हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। इसका मतलब इनमें ए नहीं है। तो ये जो है ये आ की मात्रा को भाषा विज्ञान में व्यक्त किया गया है इसके द्वारा। जब व्यंजन के साथ में हम स्वरों की मात्रा को जोड़ते हैं तो उन स्वरों की मात्रा व्यंजन के साथ में किस रूप में प्रयुक्त होती है उसको देखते हैं। जैसे आ, ई, ओ, औ स्वरों की मात्रा व्यंजनों के बाद में लगाई जाती है। जैसे ये आ स्वर है, और ये दीर्घ ई स्वर है, और ये जो है ओ स्वर है, और ये है औ। यानी का, की, को, कौ, इनके साथ में जब हम स्वरों की मात्रा को प्रयुक्त करते हैं
तो मात्रा किस रूप में व्यक्त होती है? बाद में लगाई जाती है। जैसे क की बाद में ये आ की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजनों के पहले लगाई जाती है। अब देखिए ह्रस्व ई ये है, इसकी मात्रा ये व्यंजन की पहले लगती है, जबकि दीर्घ ई की मात्रा व्यंजन की बाद में लगती है। तो ये एक अलग से विधान है इसके लिए। उ स्वरों की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। ये उ और ये उ स्वर है, इनकी मात्रा देखिए आप, कु कु व्यंजनों के नीचे लगती है। ए आई स्वरों की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है। ये के ये कई है, इनकी मात्रा देखिए आप व्यंजनों के ऊपर लगाई जा रही है। अनुस्वार स्वरों के ऊपर तथा विसर्ग स्वरों के पीछे लगता है। तो अनुस्वार की बात करते हैं, ये ए है इसके ऊपर, और ये ए है इसके साथ में जो आगे है, जो विसर्ग का विधान हो गया। तो अनुस्वार है वो स्वर के ऊपर और विसर्ग का विधान स्वर के ठीक बाद में होता है। और ये जो तत्सम शब्द है उन तत्सम शब्दों के साथ में इसका प्रयोग होता है, जो संस्कृत भाषा के प्रयुक्त होते हैं। जैसे अतः है, प्रातः है, मन है आदि। री स्वर को व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, यानी जो री स्वर है, और वर्णमाला में इसका विधान कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे होता है। जो स्वरों को लिखते हैं तो 7 नंबर पे इसका विधान होता है। लेकिन 12 खड़ी में है ना, री को हम नहीं लिखते। 12 खड़ी में क का, की कु कु, के काई, को काउ, कंक है, यानी री की मात्रा का विधान 12 खड़ी में हम नहीं करते। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो री स्वर को व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे क है, क के साथ में अगर री को जोड़ते तो ऐसा जोड़ते, द के साथ में री को जोड़ते तो ऐसा जोड़ते। तो ये किसका विधान करता है? री का विधान करता है। तो री को नीचे लगाते हैं। रह के साथ री स्वर को लिखा जाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रह है उसके साथ में री को किस रूप में लिखा जाता है? ये रह इसके साथ में री जब लगाते हैं तो ये हिंदी भाषा में है ना इस रूप में लिखते हैं हम। इसके अधिकांश शब्द नहीं मिलते, 1-2 ही उदाहरण मिलते हैं। जबकि जितने भी अपने वर्ण हैं यानी व्यंजन है, उनके साथ में जब री स्वर जोड़ते तो नीचे जोड़ते हैं हम, ऐसा विधान करते हैं। जबकि रे के साथ में ये रेप के रूप में लिखा जाता है। जैसे नीर के साथ में रीति जोड़ा तो निरीति बना। तो निरीति अगर हम अन्य व्यंजनों की बात करते हैं तो उनके नीचे ऐसा लगाते हैं, तो रे के नीचे भी ऐसा लगना चाहिए। लेकिन निरीति शब्द जब शब्दकोश में देखते हैं तो इसको शुद्ध माना गया है, ऐसा लिखने का विधान हिंदी में नहीं है। निरीति जो शब्द है उसका अर्थ होता है नैऋत्य, जो है उसकी स्वामिनी। मृत्यु को भी कहा जाता है निरीति। तो नैऋत्य कौन है, उसकी स्वामिनी को क्या कहा जाता है? निरीति कहा जाता है। और ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था, इसको जल तुम्बिक न्याय व्यवस्था का अनुसरण नहीं कहा गया है। यानी जल में जो तुम्बिका होती है वो ऊपर तैरती है जल के ऊपर। उसी प्रकार जब व्यंजन के साथ में हम री जोड़ते हैं, जैसे ये वह है और वह के नीचे री जोड़ा, तो वह है वो ऊपर है, री क्या है? नीचे है। तो ये जल तुम्बिका न्याय की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जो रह है और उस रह के साथ में हमने री को जोड़ा, तो ये जल तुम्बिका न्याय की व्यवस्था का अनुसरण न होकर के रह जो है रेप के रूप में ऊपर चला गया। तो ये एक अच्छा प्रश्न इस री का बनता है। फिर री को हम जानते हैं किस रूप में? देखिए, अनुनासिक स्वर नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि री है वो अनुनासिक स्वर नहीं है। अनुनासिक किसी भी स्वर पर हम चंद्र बिंदु का जब विधान करके उसे क्या बना सकते हैं? अनुनासिक बना सकते हैं। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। और री अनुनासिक स्वर नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि री पर हम कहीं भी चंद्र बिंदु का विधान नहीं करते हैं। ये है, ये अनुनासिक स्वर हिंदी वर्णमाला में इसको अनुनासिक स्वर नहीं माना गया। री ह्रस्व स्वर है, क्योंकि री का विधान ह्रस्व के रूप में हिंदी वर्णमाला में होता है।
जबकि संस्कृत वर्णमाला की बात करते हैं तो 2 गुंडे या 2 गांठ लगा करके हम दीर्घ री को लिखते हैं। यानी ये क के साथ में री हश्व हो गया और ये दीर्घ हो गया, इस रूप में लिखा जाता है। और यहाँ हम संस्कृत में लिखते हैं तो 2 गुंडे लगा देते हैं, जबकि हिंदी में री हश्व ही होता है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। री है अग्र स्वर है। जब उच्चारण स्थान की बात करते हैं और जीवा के आधार पर उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो री को कौन सा स्वर माना जाता है? अग्र स्वर माना जाता है। अवृतमुखी री है, वह अवृतमुखी है, यानी वृत्ताकार की बात करते हैं तो री है वो अवृतमुखी माना जाता है। यानी ओष्ठ आकृति की बात की, ओष्ठ आकृति के आधार पर हम जब स्वरों का विभाजन करते हैं तो री क्या होता है? अवृतमुखी री होता है। री क्या है? घोष ध्वनि है और री को अशुद्ध स्वर भी माना जाता है। तो ये री के बनने वाले प्रश्न है कि री अनुनासिक स्वर नहीं है, री हश्व स्वर है, री अग्र स्वर है, री अवृतमुखी है, री घोष है, री अशुद्ध स्वर है। अशुद्ध स्वर क्योंकि ये री है और ये री है। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ रे व्यंजन के साथ में ई स्वर का विधान हुआ है और इस री का उच्चारण और इस री का उच्चारण क्या है? समान है। तो ये तो री क्या है? स्वर है और इस स्वर का उच्चारण भी इस रे के साथ में ई व्यंजन के रूप में जो होता है वो भी इसी रूप में होता है। इसलिए यहाँ स्वर के साथ में क्या है? व्यंजन है और यहाँ स्वतंत्र स्वर है। तो कहने का मतलब ये अशुद्ध हो गया। तत्सम की बात करते तो ये ऋतु जो है तद्भव रूप है और इसका तत्सम जो रूप होता है वो संस्कृत भाषा में ऋतु होता है। और ऋषि शब्द है वो भी हम मूल रूप में लिखते हैं, न कि हम इस व्यवस्था में ऋषि को लिखते हैं। तो कहने का मतलब री क्या है? अशुद्ध स्वर है। पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे अधिक अपवादित वर्ण है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो सबसे अधिक अपवादित जो वर्ण है वो कौन सा है? तो वो वर्ण कौन सा हो गया? रे हो गया। रे का विधान देखिए आप, जब रे के साथ में हम ऊ की मात्रा को जोड़ते हैं तब यहाँ लगाते हैं, जबकि कै के साथ में जोड़ते हैं ऊ की मात्रा तब नीचे लगती है। एक तो ये अलग व्यवस्था हो गई। जब हम रे है उसको अनेक रूपों में लिखते हैं हिंदी वर्ण में, जैसे मर्म लिखते हैं तो रे रेप के रूप में ऊपर चला जाता है। जब हम राष्ट्र लिखते हैं तो इन वर्णों के साथ रे, यानी ये जो वर्ण है इनके साथ में रे का विधान इस रूप में होता है। और जब हम क्रम लिखते हैं तो रे की व्यवस्था ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब रे है उसको अनेक रूपों में लिखा जाता है, इसलिए रे को सबसे अपवादित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे अपवादित वर्ण जो वर्णमाला में है वो क्या है? रे है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। अर्थ की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है और भाव ग्रहण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? वाक्य होता है। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न यानी बनते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। भाषा की लिखित रूप देने की व्यवस्था कहलाती है, यानी भाषा को जो लिखित रूप देने की व्यवस्था है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जल तुम्बी का न्याय अनुसरण का कार्य नहीं होता है तो रे के साथ में जब हम री स्वर का विधान करते हैं तो जल तुम्बी का न्याय व्यवस्था का जो अनुसरण है उसका कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये रे है वो किस रूप में लिखा जाता है? रेप के रूप में लिखा जाता है, जो यहाँ हमने देखा है। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, यानी मात्रा के आधार पर स्वर हैं उनको हम कितने रूपों में विभाजित करते हैं? तो उसमें ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुत स्वर हो गया। ये प्लुत की व्यवस्था अधिकांशतः संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलती है। ह्रस्व है
वह क्या होता है, एक मात्रिक होता है। दीर्घ है वो द्विमात्रिक होता है, और प्लुत है वो त्रिमात्रिक होता है। जैसे हम ये ए धन ए बराबर क्या बनता है, आ। और प्लुत यानी हर्षोद्रिक से अधिक समय लगता है, इसके ऊपर हिंदी का क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व को क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है। दीर्घ को क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ह्रस्व परिभाषित करते हैं कि किसी भी ध्वनि का, किसी भी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जब एक मात्रा जितना समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, ह्रस्व कहा जाता है। और किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय अगर उच्चारण में 2 मात्रा जितना समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, यानी दीर्घ कहा जाता है। और किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय 2 मात्रा से अधिक स्वरों का विधान होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। वो क्या होता है, त्रिमात्रिक होता है। तो एक मात्रिक जो होता है वो ह्रस्व हो गया, और द्विमात्रिक होता है वो दीर्घ हो गया। उस पर 2 नहीं लगाते हिंदी का, ये ध्यान देना है। और प्लुत पर हिंदी का क्या लगाते, 3। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो क्या है, ये ओम है। ओम में यहां हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी का ये 3 है, जबकि हम व्यवहारगत इसको क्या समझते हैं, ऊ समझते हैं। जबकि ऊ न होकर कि ये प्लुत संज्ञा हुई है, इसको लंबा बोलते हैं ओम। अधिकांशतः क्या होता है कि कोई भी शब्द होता है जब हम उच्चारित करते हैं संबोधन के रूप में, तो उस शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वो प्लुत होता है। जैसे रमा, राधा, श्यामा। तो यहाँ जो श्यामा लिखा हमने, तो श्यामा, ये माँ का जो आ है वो प्लुत संज्ञक होता है, अंतिम स्वर। लेकिन ये ओम है ना, इसमें जो ओ है वो पहला स्वर भी है और अंतिम स्वर भी है। देखिए क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मैं है उसमें क्या है, ए नहीं है, और इसके अलावा इसमें कोई व्यंजन भी नहीं है, नहीं क्या है, स्वर है। सिर्फ क्या है, ओ स्वर है। तो ये पहला स्वर भी हो गया और आखिरी स्वर भी हो गया, इसलिए उच्चारण जब करते हैं इसका तो लंबा होता है इसका उच्चारण, ओम, ऐसा। तो आज की कक्षा में हमने ध्वनि के बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे वाले बिंदु में हम ध्वनि के स्वरूप के बारे में, उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।